जय हिंद। क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया था, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे कि आखिर इन्होंने देखिएगा तो औरंगज़ेब की जब मृत्यु हुई थी, मुगल एम्पायर तो वहाँ पे कोलैप्स हो चुका था एकदम, मान लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई इतना तगड़ा रूलर आया नहीं। ये सारी बातें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखी थी। ठीक है, कि आखिर क्या हुआ था। अब इस वीडियो में देखिएगा तो हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, पता ही था कि आपका लास्ट पावरफुल रूलर थे आपके औरंगजेब। ठीक है, 1707 में ये निकल ली है। उसके बाद आपको पता ही है कि जो ब्रिटिशर्स की जो पावर थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। ठीक है, क्योंकि मुगल एम्परर्स में, मुगल जो एम्पायर था उसमें खुद ही वो लोग आपस में लड़ने लग गए थे, गवर्नर्स वगैरह जो थे। ठीक है, बिग जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार थे, इन्होंने अपनी देखिएगा तो रीजनल किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए थे। दिल्ली की जो पावर थी ये डिक्लाइन होती हुई दिख रही थी हमें। दिल्ली की जो पावर थी डिक्लाइन होती हुई दिख रही थी। सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी तक हमें ये पता चल चुका होता है कि एक नया पावर एमर्ज होने वाला है भारत में। ठीक है, और वो ब्रिटिशर्स के नाम से ही था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ही थे वो। तो आज अब देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कब्स ईस्ट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब्स ईस्ट का मतलब है यहाँ पे हैरान मत होइएगा कि कोई गलती मतलब मैंने टाइप नहीं किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो वो कंपनी का नाम था, और ईस्ट का मतलब था, देखिए अगर आप भारत को देखिएगा, यहाँ सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया है अगर इसको देखिएगा तो ये ब्रिटिश जो ब्रिटेन था इसके ईस्ट में पड़ रहा था, तो इसी को कहा गया है ईस्ट। ठीक है, यहाँ ईस्ट में था, देखिए ईस्ट की तरफ ही तो आए थे ये। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट की तरफ आती, ईस्ट की तरफ यानी भारत में आती है। तो ये हम देखेंगे कि आखिर कैसे ये लोग ट्रेड शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे इन्हें चार्टर मिलता है, रॉयल चार्टर मिलता है क्वीन एलिजाबेथ से। देखने वाले हम ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट आपका देखिएगा तो ये टॉपिक होगा। टॉपिक वाइज सब करेंगे हिस्ट्री को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये किताब है। बॉर्डर इंडियन हिस्ट्री अगर आपको थोड़ी बहुत समझ रही है तो यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है। बेसिक सी चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें उससे पहले अगर आप नए हैं तो नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए अपना। आइए चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में रहेंगे। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर। ठीक है, रॉयल चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, रूलर ऑफ इंग्लैंड यानी उस टाइम पे देखिएगा तो क्वीन एलिजाबेथ वन रूल कर रही थी। ठीक है, ग्रांटिंग इट दी सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 1600 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को देखिएगा तो एक रॉयल चार्टर मिल गया, किसके द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें रॉयल चार्टर दे दिया कि तुम मतलब देखोगे अकेले जो होगे, अकेले देखिएगा ट्रेड करोगे ईस्ट में। ठीक है, इन्हें ऐसा हो गया कि ब्रिटेन में कोई भी हमारे अलावा ईस्ट में ट्रेड नहीं करेगा हम। ठीक है, वहाँ पे हम अपनी मनमानी चलाएंगे, हम खुद ही ट्रेड, ऐसा तो कहा नहीं होगा क्वीन से कि हम अपनी मनमानी चलाएंगे, मतलब हम ईस्ट की तरफ जो इंडिया के साइड है, सब कॉन्टिनेंट की तरफ देखिएगा तो हम अकेले ट्रेड करेंगे। इन्होंने तो ब्रिटेन में कहा था। ठीक है, ये ब्रिटेन में जितनी भी कंपनीज थी उन पे ये चार्टर लागू होता होगा। अब बाकी के देश जो पोर्चुगाल, फिर आपका डच का एरिया होगा, नेदरलैंड्स का एरिया होगा, डच उन्हें कहते थे हम। ठीक है, या फिर फ्रांस का जो एरिया, फ्रांस हो गया, ये थोड़ी है, इन पे थोड़ी लागू होगा, तो ये बाद में आते हैं, ये भी अपना देखिएगा ट्रेड चालू करते हैं। सबसे पहले आपको भी पता ही है कि पोर्चुगीज़ तो आए थे 1498 में, वास्को डे गामा देखिएगा तो शिप लेके आ गया था फटाफट। ठीक है, केप ऑफ गुड से होते हुए। तो दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईआईसी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी और जो अदर जो आपकी ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग ग्रुप या कोई भी देखिएगा तो फर्म जो ब्रिटेन में उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ईस्ट में तो कॉम्पीट नहीं करेगा। ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में देखिएगा तो सोलली मतलब अपना ट्रेड चलाएगी, व्यापार करेगी, सारा प्रॉफिट इन्हीं का होगा। ठीक है, तो इन्हें चार्टर मिल चुका था। With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheaper price and carry them back to the Europe to sell at higher prices. तो अब इधर इधर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिल गया इन्हें, तो इन्होंने सोचा फटाफट शिप उठाओ, चलो ला दो सामान और चलो ईस्ट की तरफ। तो ये ईस्ट की तरफ आते हैं, नए नए देखिएगा तो लैंड्स ढूंढते हैं, इंडिया में आते हैं, इधर की तरफ ये आते हैं, और इधर क्या करते हैं ये लोग, सामान सस्ते में खरीदते हैं, और वही सामान यूरोप में देखिएगा तो शिप के थ्रू होते हुए जो ले जाते हैं, ये समुद्र के थ्रू यूरोप में जाके महंगे में बेच देते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, क्या होता है उसके बाद दोस्तों, पैसा ही पैसा, मतलब
प्रॉफिट ही प्रॉफिट ये कमाते हैं। कैसे कमाते हैं पता है ना, सस्ते में सामान खरीदा इंडिया में, महंगे में जाके यूरोप में बेच दिया, बीच का जितना पैसा बच गया सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ओ पैसा ही पैसा, सारे अमीर हो लो। ठीक है, अब देखिएगा तो इस प्रोसेस को हमने मर्सेंटाइल का है। मर्सेंटाइल देखिएगा क्या होता है, एक दोस्तों बिजनेस टाइप होती है जिसमें क्या होता है ना कि आप प्राइमरीली जो प्रॉफिट कमाते हैं ना वो कमाते हैं कैसे, आपने सामान सस्ते में खरीदा और उसी को आपने जाके बाहर महंगे में बेच दिया, तो फिर जो डिफरेंस आता है ना वो आपका प्रॉफिट बच जाता है। समझ सकते हैं आप कि आप मान लीजिए एक ट्रेडर हैं, आपने 10 रुपये में एक पेन खरीदा, ठीक है, और उसको आपने जाके 40 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 40 रुपये में बेच दिया तो बीच का जो 30 रुपये हो गया, 30 नहीं 25 मान लीजिए, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये आप मर्सेंटाइल टाइप का आप ट्रेडिंग कंपनीज थी, इन्हें मर्सेंटाइल हम कहते थे। तो मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear, यानी सेल मतलब ज़्यादा दाम पे बेच देते थे। तो ये आपने देखा जो मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज थी वो ऐसा ही काम करती थी। आज भी आपको दोस्तों थोड़ी आवाज़ अलग लग रही होगी क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब अभी चलने वाला है, लग रहा है मेरे को, गला खराबी है और क्या बोलते हैं जुकाम मुकाम हो रखा है, तो थोड़ा आवाज़ हो सकता है ना चेंज होती है ना, वैसे हो रही है चेंज। ठीक है, मैनेज करिएगा। सब्सक्राइब करिए नॉलेज कैसल को, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इन्हें चार्टर मिला क्वीन एलिजाबेथ से, ये फटाफट ईस्ट की तरफ आए, ईस्ट की तरफ आए, इन्होंने नई नई देखिएगा तो जगह ढूंढी, वहाँ से इन्होंने ट्रेड चालू किया, सस्ते में सामान खरीदते थे ये यूरोपियंस यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, और यूरोप में जाके महंगे में बेच देते थे और उसके बाद पैसा ही पैसा प्रॉफिट कमाते थे। तो ये किस तरीके की ट्रेडिंग कंपनी हुई, मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी की निशानी हो, मर्सेंटाइल हम इन्हें कहते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्टिल कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर्स वॉज देयर। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इन्हें रॉयल चार्टर तो ब्रिटेन की रानी से मिला था ना, क्वीन एलिजाबेथ वन से मिला था। तो ये जो ब्रिटेन में कोई और कंपनी होगी वो इनसे कॉम्पीट नहीं करेगी ईस्ट में, पर फ्रेंच डच और पोर्चुगीज जो थे ये थोड़ी ब्रिटेन में थे, ब्रिटेन का लागू इन पे थोड़ी होगा, सॉरी ब्रिटेन का कानून इन पे थोड़ी लागू होगा। ठीक है, जो चार्टर मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को वो इन पे थोड़ी लागू होगा। पोर्चुगीज फ्रेंच और डच जो थे इन्होंने बोला चलो हम भी चलेंगे, हम भी पैसा ही पैसा कमाएंगे, तो ये भी आ गए, इन्होंने कंपटीशन देना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो पोर्चुगीज भी आया, फ्रेंच भी आया, डच भी आया। आपको पता ही है कि इनके बीच में कितनी वॉर्स होती थी। ठीक है, एंग्लो फ्रेंच वॉर, फिर आप फ्रेंच से लड़ाई करना है, कार्नेटिक वॉर्स हो रही है यूरोप में। ठीक है, तो लड़ाइयाँ भी काफ़ी हुई हैं, तो वो जो लड़ाइयाँ होंगी ना वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी हैं भारत के इतिहास। अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं ना तो देखिएगा कितनी रैपिडली चेंजेस आए थे एक टाइम पे, मतलब तेजी में चेंजेस आए थे। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी फटाफट हुई, ब्रिटिशर्स पावर में आए, उसके बाद तो देखो पूरा बंगाल का एरिया। तो ये हम चीज़ें डिटेल में करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग वे में करेंगे क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पता है एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी तो ट्रीटीज साइन की है इन्होंने। ठीक है, जब भी ब्रिटिशर्स हारने पे आ जाते थे ये चलो कागज पेन लेके चले आते थे कि ट्रीटी साइन करिए, वन ऑटोग्राफ दीजिए, साइन करिए। जैसे ही इनको पता चलता था हारने वाले, ट्रीटी साइन कर लो, फिर सही हो जाते थे। फिर जब इन्हें लगता था कि अब थोड़ा सही हो गया तो चलो फिर लड़ाई पे चलेंगे। तो बहुत सारी ट्रीटीज़ भी साइन हुई हैं। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक अलग से मैं कोर्स भी ले आऊँगा। ठीक है, अभी तो आपको पता ही कि इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी आपकी चल रही है, तो उसको भी अपना सपोर्ट दिखाइए। आज आपका इंडियन ज्योग्राफी का देखिएगा तो फर्स्ट लेक्चर आएगा इंडिया पॉलिटिकल। तो वापस आते हैं लेक्चर पे। तो पोर्चुगीज, फ्रेंच और डच से इन्हें देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिलने लग गया, कंपटीशन मिलने लग गया तगड़ा। ये भी यही करते थे। अब देखिए इधर क्या दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलेगी। क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ये भी हम देखते हैं। चलिए अब देखिए इनके बीच में क्या प्रॉब्लम आने लगी। पहले तो देखिएगा तो ये अकेले थे, इन्होंने मोनोपोली बना रखी थी अपनी। बाद में इन्हें जाके जब कंपटीशन मिलना शुरू हुआ तो उसके बाद देखिए क्या हुआ। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। अब देखिए क्या था ना, सारी की सारी जो कंपनीज थी ना ये एक ही चीज़ खरीदने में देखिएगा तो इंटरेस्टेड थी। अब इसके कारण देखिए एक सीन बनता है, क्या बनता है, बेसिक से देखिएगा तो इकोनॉमिक्स है। आप पहले देखिएगा अकेले थे, आप 10 रुपए का एक पेन खरीदते थे, आपको मिलता था, आप उसी पेन को 40 रुपए में जाके बेच देते थे। आप अकेले आप अकेले बंदे थे, पर 3-4 जने और आ जाते हैं उस पेन को, वो भी खरीदना चाहते हैं। तो जो सामने आपको जो 10 रुपए का पेन बेच रहा है बंदा, वो बोलेगा अब इतने सारे, जो ज़्यादा बिड लगाएगा मैं उसको दूंगा। एक आप 10 में खरीदते थे, पता लगा साइड वाले ने 20 में खरीदना शुरू कर दिया, 25 में खरीदना शुरू कर दिया, 15 में खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा। ठीक है,
जो आप इतना प्रॉफिट कमाते थे वो भी गिर जाएगा। तो इतना सब चीज़ देखिएगा तो क्योस हुआ, ठीक है, बड़ा इनमें मतलब दिक्कत आने लगी। और यहाँ पे खास करके दिक्कत आती थी स्पाइसेस वगैरह में, ठीक है, स्पाइसेस का ज़्यादातर ट्रेड होता था ना। तो द स्पाइसेस हो गए, टेक्सटाइल्स वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये सब हमें देखने को मिलता था, ये ट्रेड करते थे। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। जो कॉटन और सिल्क का देखिएगा जो मार्केट था यूरोप में, वो बहुत बड़ा था, और ये सारा चीज़ देखिएगा तो इंडिया से ही लाद के ले जाते थे यूरोप में। पेपर, क्लोव्स, कार्डामोम, ठीक है, और एंड सिनामोम टू वर इन ग्रेट डिमांड, ठीक है। ये जो स्पाइसेस वगैरह थे ये भी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड में थे, ठीक है, तीखा वीखा खाना पसंद था, ठीक है, मिर्ची ज़्यादा लगती थी ना उन्हें, चाहिए होती थी, लगती थी, चाहिए, जो भी कह लीजिए आप। कॉम्पिटिशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच गुड्स कुड बी परचेज एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। अब मैंने आपको बताया ना कि जो कंपटीशन जो बढ़ गया था ना, उसके कारण क्या हुआ, ठीक है, इस चीज़ की देखिएगा तो वैल्यू बढ़ गई, किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ गई तो क्या हुआ, दाम भी बढ़ गए। अब दाम बढ़ गए तो आपका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप पहले 10 पे खरीदते थे, 40 में बेच दिया, 30 का प्रॉफिट। अब आप 25 पे खरीद रहे, फिर 40 पे बेच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम से दाम बढ़ रहा है। यूरोप में जब आप पोर्चुगाल वाला अपने देश में बेचेगा, ठीक है, ब्रिटेन वाला अपने कंट्री में जाके बेच रहा है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कंट्री में जाके बेच रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा एकदम से प्राइस थोड़ी बढ़ाओगे। तो 45 पे बेचा तो 20 रुपये उन्होंने कमाए, 20 और 30 में अंतर तो पड़ा ना, प्रॉफिट मार्जिन गिर गया ना। तब इनकी भी देखिएगा तो दिमाग ख़राब होने लग गया कि भाई हम अकेले ट्रेड कर रहे थे, तुम क्यों बीच में अपना टांग अड़ा रहे हो। तो बड़ी दिक्कत भी आई, इन्होंने वॉर्स भी लड़ी, ठीक है। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। अब इन्होंने देखिए क्या तिगड़म लगाया सब ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, कि अगर हमें देखिएगा तो यहाँ पे इंडिया में अच्छी तरीके से फ्लरिश करना है, बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमाना है, हमें बहुत अमीर बनना है, ठीक है, ठीक है, तो क्या करना है, दूसरे जो राइवल कॉम्पिटिटर्स हैं ना उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उनको भगाओ, ठीक है, यहाँ से भगाओ, वापस जाए यूरोप में अपना पान मसाला बेचें, ठीक है। तो इसके कारण देखिए क्या हुआ, वॉर्स वगैरह हुई, ठीक है, बैटल्स वगैरह ये लोग लड़ने लग गए, एक दूसरे की शिप्स उड़ा देते थे, ठीक है, शिप्स उड़ा देते थे, जहाँ पे सामान स्टोर करके रखते थे वेयर हाउसेज वगैरह में, वहाँ पर पता चला आग लगा दी, धूम धड़ाका शुरू हो गया, पटाखे बजने लग गए वहाँ पे, ठीक है, सब चीज़ जल के देखिएगा तो राख हो गया। तो ये दिक्कतें देखने को मिली। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। एक दूसरे से ही लड़ने लग गए, वो मेरा चल हटे यहाँ से, मतलब जैसे लड़ाई होती है ना एक दूसरे से, ठीक है। अब प्रॉफिट आप किसी का खा रहे हैं, कितने दिन तक वो बंदा सहेगा, ठीक है। तो नहीं सहन हुआ, इन्होंने बैटल्स लड़नी शुरू की। दो द 17th एंड 18th सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप। 17वीं और 18वीं सेंचुरी मतलब मान के चलिए इनके बीच में लगातार क्या हुआ, एक दूसरे की शिप्स डुबा देते थे, ठीक है। अब कहीं से सामान आ रहा है शिप के थ्रू, ठीक है, ओशन के थ्रू अगर आ रहा है तो वो जो रूट जिस रूट से आ रहा है ना उस रूट को ब्लॉक कर देते थे, ब्लॉक करके उनको उड़ा दिया, ठीक है। और देखिए एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड। और देखिएगा जो शिप्स यहाँ से रवाना होने वाली थी सामान ले जाने के, सॉरी सामान लाद के, जो सामान शिप्स ले जाती थी सामान यूरोप, पता चला उनको जाने ही नहीं देते थे, ठीक है, यहीं पे रोक लिया पोर्ट पे और उड़ा दिया बम बारूद से, ठीक है, गोले बरसाने शुरू कर दिए। तो ट्रेड वॉज कैरीड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब क्या हुआ ना, जो ट्रेड एक नॉर्मल पहले होता था, अब ये ट्रेड होने लग गया आर्म्स के साथ, ठीक है। मतलब ट्रेड करना है तो पहले हथियार वथियार अपने मिलिट्री स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। ट्रेडिंग पोस्ट जो था इनका, ठीक है, जहाँ पे सामान स्टोर करते थे उसको इन्होंने फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया, ठीक है, किलाबंदी शुरू कर दी, दीवारें उठा दी। अब अगर इसमें देखिएगा, इस इमेज में ये देख रहे हैं ना, वॉर्स वगैरह ऐसे ही लड़ते होंगे ये, ठीक है, एक दूसरे को मारो। एंग्लो फ्रेंच देखिएगा तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है इन इंडिया, एंग्लो फ्रेंच वॉर हो रही है। अब यहाँ पे देखें हम आगे, तो ये शिप्स को देखिएगा इस तरीके से उड़ा देते थे, ये गोला दागा ये पूरा एकदम देख रहे हैं उड़ गया, ठीक है, मूवी का सीन जैसा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ फोर्टिफिकेशन वगैरह कर देते थे, किलाबंदी कर देते थे और इसके अंदर ये सामान रखते थे। अब ये जो किलाबंदी करते थे ना, तो इससे क्या हुआ, जो लोकल रूलर था ना वो परेशान हो गए, लोग उनसे कहने लग गए कि एक और किला कैसे बन रहा है। अब लोकल रूलर भी है, उसका भी किला होगा, उसने भी फोर्टिफिकेशन करा रखा होगा, वो भी सोचेगा कि इस एरिया में ना सिर्फ मेरा ही मतलब किला होना चाहिए, मैं ही सिर्फ फोर्टिफिकेशन कर सकता हूँ, तुम क्यों करोगे। तो फिर क्या हुआ, जो ये कंपनीज वगैरह होती थी और जो लोकल रूलर्स होते थे इनके बीच में भी देखिएगा तो क्या हुआ, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है। मतलब इनके बीच में भी देखिएगा लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, फिर खेल होता है शुरू, फिर आती है पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं आपकी ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है।
मतलब फिर तो सीन ही शुरू हो जाता है, और यही से शुरुआत हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी और जो लोकल रूलर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है लगातार बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। ट्रेड के लिए आए थे, ठीक है, ट्रेड के लिए आए तो देखिए कहाँ से कहाँ ये इनकी डेवलपमेंट होगी। तो ये चीज़ हमने देखी इस चैप्टर में, इस पार्ट में देखा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। बंगाल में जो इन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया था उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे, ठीक है, क्या से कैसे ट्रेड स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, क्योंकि बंगाल और जो गुजरात का जो एरिया था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट था किसी भी देखिएगा तो कंपनी के लिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। एक आपका अरेबियन सी से जोड़ देता है, एक आपका बे ऑफ बंगाल से जोड़ देता है, ठीक है, तो ये देखने वाली बात थी। आज के टाइम पे भी देखिएगा तो सबसे बड़ा जो कोस्ट लाइन है किस स्टेट की है, तो गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट की तरफ आती है, एलिजाबेथ से चार्टर मिलता है, ठीक है, ये ईस्ट की तरफ आती हैं। ये क्या मांगती है कि हम सिर्फ अकेले ट्रेड करेंगे ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो इंडिया में आई, सस्ते में सामान खरीदते हैं, महंगे में ये ब्रिटेन में बेच देते हैं, यूरोप पे बेच देते हैं और तगड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो जो इनका जो चार्टर था, ये कानून था, ये सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित था। ये पोर्चुगीज़, फ्रेंच और जो डच थे इन पे ये कानून लागू नहीं होता था, ये चार्टर एप्लीकेबल नहीं था। तो ये भी आ गए। अब ये आ गए तो कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया तो प्रॉफिट जो था वो रिड्यूस हो गया, प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, इनका हो गया दिमाग ख़राब। दिमाग ख़राब हुआ तो वॉर्स लड़ना इन्होंने शुरू कर दिया एक दूसरे के, देखिएगा तो जहाज़ों को इन्होंने उड़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। उससे भी काम नहीं चला तो इन्होंने देखिएगा तो फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी। फोर्टिफिकेशन जब इन्होंने शुरू की तो इन्होंने देखिएगा तो जो लोकल रूलर्स थे उनसे भी इन्होंने पंगा लेना शुरू कर दिया, लोकल रूलर्स ने भी इनके बीच में दखल देना शुरू कर दिया, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई। और आगे की स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। बंगाल में आते हैं ट्रेड कैसे शुरू होता है, ठीक है। तो बहुत अगर अच्छा लगा हो आपको ये टॉपिक तो सब्सक्राइब करिएगा नॉलेज कैसल को, सपोर्ट दिखाइए अपना, ठीक है, आपके सपोर्ट से ही हम पता है ना ग्रो होंगे। तो नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपने जो भी क्वेश्चन है पूछिए, ठीक है, पूछिए। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, चलिए रहने दीजिए, चलिए पूछ ही लेता हूँ। फर्स्ट गवर्नर जनरल, हम बंगाल में जाने वाले हैं तो अभी तो शुरुआत होगी, पर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, ठीक है, तो ये आपको बताना है, आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिएगा नॉलेज कैसल को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।